प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत नैतिक मूल्यानि पाठ के गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। विचार्यमाणे साहित्ये, यहाँ सप्तमी है दोनों पदों में। विचार्यमाण साहित्य में अर्थात जिस पर विचार किया जा रहा है उस साहित्य में, नीति साहित्य में, आदिकालात एव आदिकाल से ही, प्रारंभ से ही, सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत्, यह विश्वास प्रचलित था, यत् कि काव्यस्य, काव्य के, अन्येषु प्रयोजनेषु सत्सु अपि, दूसरे प्रयोजनों के रहते हुए भी, एकम मुख्यम प्रयोजनः नैतिकः परितोषः, एक मुख्य प्रयोजन जो है काव्य का मुख्य उद्देश्य है नैतिक परितोष। अर्थात काव्यों को, नाटकों को देखने अथवा काव्यों को सुनने से हमें नैतिक संतोष की प्राप्ति होती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, एवं असत्य पर सत्य की विजय देखना चाहता है। यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। और काव्यों, नाटकों में, कथाओं में जब वह इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय देखता है तो उसे नैतिक परितोष प्राप्त होता है। इसलिए काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य का एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि जो ग्रीक यूनानी विचारक हैं, इन सभी विचारकों के द्वारा काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम, काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास एव स्वीकृतः, नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। तो इन दार्शनिकों, विचारकों की दृष्टि में काव्य का मुख्य प्रयोजन है नैतिक विकास। काव्य पढ़ने से मनुष्य का नैतिक विकास होता है। उसके अंतर्गत काव्यों का अध्ययन करने, नाटकों को देखने, कथाओं को सुनने से मनुष्य के हृदय में, व्यक्ति के अंतर्गत, मनुष्य के अंदर दया, प्रेम, उदारता, सहृदयता, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा, विनम्रता इत्यादि नैतिक गुणों का विकास होता है। इसलिए इन विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है।